जी नाज़रीन, सबसे पहले M.Square लर्निंग एकेडमी के बिहाफ पे हार्ट का सलाम। जैसे कि आपको मालूम है, हमने जो लेक्चर नंबर 2 से लेकर लेक्चर 6.1 पार्ट ए तक हमने तकरीबन बड़ी डिटेल से जो स्टार्ट में हमने थोड़ा सीमेंट की इंट्रोडक्शन करवाई थी, और इसके साथ साथ हमने जो दूसरे सेकेंडरी सीमेंटिशियस मटेरियल थे, जिसमें सबसे पहले नंबर था हमारे पास स्लेग सीमेंट था, और दूसरे नंबर पे जो हमने फ्लाई ऐश का, और आखिर में हमने सिलिका फ्यूम को भी डिस्कस किया। इन तीन मटेरियल को हमने बड़े डिटेल से डिस्कस किया है कि इनका जो ASTM स्टैंडर्ड है, उनकी स्कोप क्या है, इसकी लिमिट क्या है केमिकल कंपोजिशन की, और इनकी एप्लीकेशन को भी हमने डिस्कस किया। और इसके साथ साथ हमने इसकी जो उसके ऊपर जो रिसर्च हुआ है पाकिस्तान में 2021 से लेकर 2025 के दरमियान, उसको भी हमने रिव्यू किया है, ताकि आप लोगों को ये भी इल्म हो कि अगर हम इसके जो एप्लीकेशन वगैरह की हम बात कर लेते तो इसको प्रैक्टिकली इनके ऊपर थोड़ा काम भी हुआ है पाकिस्तान में, जो कि इनकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी या दूसरे जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको हमने एक्सप्लॉइट किया हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आ गया होगा, काफ़ी इल्म में भी इजाफा हो चुका होगा, क्योंकि बेसिकली हमने इनको जो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ बिल्डिंग कोड है, स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन फॉर लो कास्ट हाउसिंग 2021, जो पाकिस्तान का बिल्डिंग कोड है, स्टैंडर्ड है, उसी को जो डिफरेंट क्लास है सेक्शन 3 के, सेक्शन 3 में जो उनका क्लास है प्लेन एंड रिइंफोर्स कंक्रीट का, और इसमें जो इनके डिफरेंट क्लास पे इनकी लीगल कवर दिया गया है इन तीन चीज़ों के, उसको हमने उसी के रेफरेंस से हमने एक्सप्लेन करवाया था। और आज का जो हम डिस्कस करेंगे, जो ASTM C150 है, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर पोर्टलैंड सीमेंट, ये भी बेसिकली मैं बिल्कुल एक अहम मटेरियल है कंक्रीट में, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और जो मैंने अभी जिक्र किया, जो बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान है, ये बेसिकली उन्हीं का जो समझ लो क्लास ए है, सब क्लास ए है, उसी को कवर कर रहा है। इसको बेसिकली स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं, बिल्कुल मैंने दिया हुआ है कि कौन सा क्लास है, सब क्लास कौन सा है, कौन सा चैप्टर है, ये आप देख सकते हैं। तो आज हम इसी को थोड़ा एक्सप्लोर कर लेंगे कि STM C150 है क्या, इनकी स्कोप क्या है, इनकी केमिकल कंपोजिशन वगैरह, जो इनकी एप्लीकेशन या डिफरेंट टाइप्स है सीमेंट के, और उनको थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। और एक्सप्लोर करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नहीं, तो अगर आप सिविल इंजीनियर भी हैं तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो मेरा आने वाली वीडियो है वो आपको टाइम पे मिले। नाज़रीन, आज का जो मेरा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, वो बेसिकली जो ASTM C150 स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर पोर्टलैंड सीमेंट, बेसिकली हम इसी को डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, जो सबसे पहले इनका जो मैं स्टार्ट लेना वो है स्कोप ऑफ ASTM C150। हम स्कोप को डिफाइन कर लेते हैं कि जो ASTM C150 है, ये बेसिकली हमें जो पोर्टलैंड सीमेंट है या ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, ये बेसिकली इनकी स्पेसिफिकेशन को कवर कर लेता है, जो कि हम कंक्रीट में यूज़ कर लेते हैं, और इनके साथ जो इनका कंस्ट्रक्शन वर्क में माटर हो या कोई और प्लास्टर वगैरह में अगर हमने इसको यूज़ करना है, ये बेसिकली उसी की जो एप्लीकेशन है, इसी को कवर कर लेता है। अच्छा, जो इनमें मेन चीज़ें हैं इसमें जो कवर कर रहा है, वो है इनकी टाइप ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। मतलब जो पोर्टलैंड सीमेंट जो OPC है, वो तो हमारे पास एक ऐसे समझ लो एक स्टैंडर्ड सीमेंट है। इसके अलावा जो हम ऐसे स्पेसिफिक या कोई जो हमारे पास एनवायरमेंटल बेसिस पे, या जो सराउंडिंग के जो कंडीशन होती है साइल की, उसी बेस पे हमने सीमेंट को मॉडिफाई करने हैं, तो उसी में हम इसको चेंजेस करवा लेते हैं, डिफरेंट टाइप्स वगैरह हम इसको फॉर्मुलेट कर लेते हैं। तो ये बेसिकली ये भी इसमें शामिल है।
इसके अलावा जो इनकी केमिकल कंपोजिशन लिमिट है, जो इसमें कौन कौन से इसमें केमिकल कंपोजिशन है और इनका मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट वगैरह क्या है, इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा जो इनकी फिजिकल रिक्वायरमेंट है, इनकी डेंसिटी कितना होना चाहिए, सेटिंग टाइम कितना है, इनका स्ट्रेंथ वगैरह कितना होना चाहिए, ये भी हम इसको डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा जो परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट है, इनकी हम डिफरेंट इनकी ऐसे समझ लो कि एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या स्पेसिफिक प्रॉपर्टी या के लिए यहाँ अगर हमने इसको यूज़ करना है, इसके लिए कौन कौन से टेस्ट वगैरह होने चाहिए, कौन से इनकी जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो क्या है, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। जिसको जो आखिरी इसका हेडिंग है क्वालिटी कंट्रोल है, टेस्टिंग मेथड वगैरह कि इसमें कौन कौन से टेस्ट वगैरह हम करवा सकते हैं। क्या बना अगर किसी को यूज़ करना है सीमेंट को, तो उसमें मेन जो मिनिमम टेस्ट रिक्वायरमेंट है वो क्या है, इसमें उसी को हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, जो इसमें सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि जो ASTM C150 है, ये बेसिकली हमें सिर्फ पोर्टलैंड सीमेंट के ऊपर एप्लीकेबल है। इसके अलावा और कोई सीमेंट वगैरह है इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। जैसे हमने पहले बता दिया, डिस्कस किया है कि जो सप्लीमेंट्री सीमेंटेशियस मटेरियल है, ये इनके लिए इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। जो हमने पहले डिस्कस किया, फ्लेक सीमेंट हो गया या फ्लाई ऐश या सिलिका फ्यूम वगैरह है, तो इसमें हम इसको यूज़ नहीं कर सकते इसी स्टैंडर्ड को। अच्छा, हम इसको अभी जो इनकी स्कोप है इसको 1 बाय 1 एक्सप्लोर कर लेते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट इनकी हमारे पास स्कोप है वो है फिजिकल रिक्वायरमेंट। फिजिकल रिक्वायरमेंट में सबसे पहले फाइनेसेस है। आमतौर पर इसको हम जो मेजरमेंट का तरीका है सीमेंट के फाइनेसेस का, वो ब्लेन एयर परमेबिलिटी टेस्ट है। इसको हम इंशाल्लाह के आखिर में हम डिस्कस कर लेंगे ज़रूर। तो फिलहाल आपको इतना मालूम होना चाहिए कि जो फाइनेस है वो इसी टेस्ट से हम मालूम कर सकते हैं। अच्छा, जो इनकी मिनिमम लिमिट दिया हुआ है वो है हमारे पास 280 मीटर स्क्वायर पर केजी। मतलब हमारे पास अगर जो 1 केजी सीमेंट हो, तो इसकी जो इसमें जितनी भी सीमेंट पार्टिकल है, इनका अगर हम सरफेस एरिया ले लें तो वो 280 मीटर स्क्वायर होना चाहिए मिनिमम। जो इनकी तीसरी प्रॉपर्टीज़ है वो हाई और फाइनेसेस। अगर हमारे पास जो इनकी पार्टिकल जितना फाइन हो, तो इसमें जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है, या ऐसे समझ लो जो वाटर और सीमेंट के दरमियान जो रिएक्शन है वो जल्दी हो जाता है। जब ये जल्दी हो जाता है तो इनका जो हमें डायरेक्ट बेनिफिट मिल जाता है, वो हमें स्ट्रेंथ की सूरत में मिल जाता है कि हमें स्ट्रेंथ वगैरह जल्दी मिल जाता है। अच्छा, जो हमारे पास दूसरा इनकी प्रॉपर्टीज़ है फिजिकल रिक्वायरमेंट है वो सेटिंग टाइम की। सेटिंग टाइम का अगर हम आसान अल्फाज में जो उसमें ASTM को भी कवर करना है, इंशाल्लाह इसको हम डिस्कस कर लेंगे। वीकेट टेस्ट है इनको ASTM C191। लेकिन जो बेसिकली सेटिंग टाइम ये है कि अगर हम जब हम पानी और जो सीमेंट वगैरह है एक दूसरे को अगर हम मिक्स कर लेते हैं, तो इन दोनों के दरमियान रिएक्शन होता है। जब रिएक्शन होता है तो इसमें ज़ाहिर बात है दूसरी जो आउटपुट प्रोडक्ट या एलिमेंट वगैरह समझ लो या कंपाउंड समझ लो, वो बन जाते हैं। अच्छा, जब सेटिंग टाइम वो होता है जहाँ से इनकी जो प्लास्टिक स्टेज में होता है कंक्रीट, प्लास्टिक स्टेट से जब ये हार्डन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, ये बेसिकली वही टाइम है सेटिंग टाइम कि ये किस टाइम पे जो है ये प्लास्टिक से हार्डन स्टेट की तरफ ये मतलब इसमें जो स्टार्ट ले लेता है, और जो हार्डन स्टेट है वो कितने लिमिट पे या कितने टाइम बाद उसमें जो हार्डन स्टेट है वो हम इसको अचीव कर लेते हैं। ये बेसिकली यूनिक प्रॉपर्टी थे। अच्छा, जो इनिशियल सेटिंग टाइम दिया हुआ है वो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 45 मिनट्स। मतलब जो इनिशियल जो अगर हम स्टार्ट में जो है 45 मिनट से ज़्यादा या 45 मिनट के बराबर जो है, ये से यहाँ से जो इनकी जो है ये ऐसे समझ लो कि ये प्लास्टिक स्टेज से ये हार्डन स्टेट की तरफ इनकी शुरुआत होती है, स्टार्ट होती है इनकी। अच्छा, जो फाइनल सेटिंग टाइम है कि किस टाइम तक ये हार्डन स्टेट में चला जाता है। हार्डन और प्लास्टिक स्टेट में फ़र्क ये है कि प्लास्टिक स्टेट में हम इसको अपने हिसाब से मोल्ड कर लेते हैं। जो डिज़ायर शेप में अगर हमने कोई चीज़ बनानी है, बीम बनाना है, कॉलम बनाना है, तो इसमें हम कर सकते हैं। जो हार्डन स्टेट में इसमें जो है इतना हार्डन बना, इसमें सख्त बना जाता है कि इसको हम मोल्ड नहीं कर सकते। अच्छा, जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो ये है कि लेस देन आर इक्वल टू 375 मिनट्स। मतलब ये लिमिट है, बेसिकली आप इसको याद रखें।
अच्छा, ये तो दूसरा अपना फिजिकल रिक्वायरमेंट हो गया। जो तीसरा है वो है हमारे पास साउंडनेस। साउंडनेस बेसिकली ये है कि जब हम कंक्रीट वगैरह सीमेंट और मिक्स कर देते हैं तो जो ये हार्डन स्टेट में चला जाता है। जब हार्ड स्टेट में चला जाता है तो ये बेसिकली साउंडनेस जो है ये इनकी जो वॉल्यूम स्टेबिलिटी है कि अपने जो वॉल्यूम है इनको कितना सस्टेन कर सकता है। ये बेसिकली उसी को साउंडनेस हम बोलते हैं कि जो वॉल्यूम की कितने वॉल्यूम को कितना ये स्टेबल रख सकता है हार्डन स्टेट में। इसमें कोई चेंजेस वगैरह तो नहीं आती इसमें। अच्छा, इसमें जो उसने लिमिट दिया हुआ है, एक ऑटोक्लेव एक्सपेंशन और दूसरा जो है ली शटलर जो इनका टेस्ट वगैरह है वो दिया हुआ है। अच्छा, बेसिकली जब हम थोड़ा नेचर को समझ लेते हैं कि जो साउंड में से होता क्यों है, बेसिकली तीन चीज़ें होती है। अगर कंक्रीट के सीमेंट के अंदर फ्री लाइम है कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये स्लोली जो है इनकी हाइड्रेशन होती है। तो जब स्लोली हाइड्रेशन होती है तो हमें स्लोली जो इनका जो वॉल्यूम है जो स्टेबिलिटी है इसमें ऐसे समझ लो कि इसमें एक्सपेंशन होगा। और इस जो दूसरी इनकी रीज़न है वो है मैग्नीशिया, मतलब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये बेसिकली इनको डिले कर देता है। जो इनकी हीट ऑफ हाइड्रेशन वगैरह रिएक्शन है ये बेसिकली उन्हीं को ये थोड़ा डिले स्टेट में लेके जाता है ताकि ये जल्दी ना हो। तो ये इसी की वजह से। और जो तीसरा है इसमें जिप्सम की वजह से जो इनमें एबनॉर्मल चेंजेस वगैरह लेकर लाते हैं। अगर इन तीन चीज़ों की वजह से जो है इसमें ये जो साउंडनेस की इश्यूज वगैरह आ जाती है, इसमें एक्सपेंशन आ जाती है। जब एक्सपेंशन आ जाता है इसमें स्ट्रेंथ के ऊपर इनका इफेक्ट होगा, क्रैक भी होगा इसके ऊपर। अच्छा, ये इन तीन चीज़ों को हम कंट्रोल करते हैं। जो हमारे पास ऑटोक्लेव है ये बेसिकली जो फ्री लाइन और मैग्नीशिया की वजह से जो इसमें चेंजेस वगैरह आ जाती है ये बेसिकली उसी को मेजर कर लेते हैं। जो उसने लिमिट दिया हुआ है कि लेस देन आर इक्वल टू 0.8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिमिलरली जो ली शटलर टेस्ट है ये बेसिकली हमें जो लाइन की वजह से इसमें चेंजेस आ जाती है ये उसी को कवर कर लेता है। तो ये भी इनकी एक फिजिकल रिक्वायरमेंट है। अच्छा, जो चौथे नंबर पर है वो है हमारे पास इनकी कंप्रेसर स्ट्रेंथ वगैरह। क्या हम इनको ट्यूब वगैरह बना लेते हैं, इनकी स्ट्रेंथ वगैरह की लिमिट किया है। अच्छा, जो टाइप 1 सीमेंट है और टाइप 3 का बेसिकली इधर दिया हुआ है। ये हम बाद में इंशाल्लाह के आएंगे, आप समझिए कि टाइप 1 क्या है टाइप 3 क्या है। लेकिन जो 3 डेज पे अगर उनकी स्ट्रेंथ है कि ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 12 MPa से ज़्यादा होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। सिमिलरली जो इनका 17 पे स्ट्रेंथ है वो 19 MPa से ग्रेटर होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए। अच्छा, जो टाइप 3 है हाई अर्ली स्ट्रेंथ, इसमें ये भी 3 डेज पे इनका स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए। जो 7 डेज पे वो तो है हाई वगैरह। इसको हम इंशाल्लाह के अभी बाद में आएंगे कि हाई क्या टाइप 3। अच्छा, जो नोट में दिया हुआ है कि 28 डेज स्ट्रेंथ ना स्पेसिफाई बट मॉनिटर। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं होती। जब भी हम स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं अगर हम मेंशन कर लेते तो सही है, अगर मेंशन ना भी हो तो ये जब हम स्ट्रेंथ की बात कर लेते तो ये 28 रहेगा स्ट्रेंथ की। हम बेसिकली हम उसी को हम कंसिडर कर लेंगे। अच्छा, जो पांचवा है वो हीट ऑफ हाइड्रेशन। मतलब ये सारों टाइप के लिए ज़रूरी नहीं है। जो अगर जहाँ पे अच्छा दूसरी ये है, अगर हमें मास कंक्रीट वगैरह है वहाँ पे इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है हीट ऑफ हाइड्रेशन की। जो क्योंकि वहाँ पे थर्मल स्ट्रेसेस वगैरह की इश्यूज आ जाते हैं इसी वजह से। अच्छा, जो तीसरी है वो है इसमें लोएस्ट एंड टाइप 4। अच्छा, ये हमारे पास लो स्ट्रेंथ कंक्रीट है या लो स्ट्रेंथ सीमेंट है ऐसे समझ लो। और जहाँ पे हमें अगर इस तरह की कोई मास कंक्रीटिंग करनी हो तो ये उसी जगह पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है इनकी वो है केमिकल कंपोजिशन, जिसमें मेजर का ऐसे समझ लो जो एलिमेंट है सीमेंट के अंदर वो कौन कौन से हैं। अच्छा, जिसमें सबसे पहले है वो कैल्शियम ऑक्साइड है जिसको हम लाइम भी बोलते हैं। जिसका मेन फंक्शन जो है सीमेंट के अंदर वो है स्ट्रेंथ डेवलपमेंट। इसके अलावा जो इसमें सिलिका का जो कंपोनेंट है वो बेसिकली ड्यूरेबिलिटी के साथ रिलेटेड है। इसके अलावा जो तीसरे नंबर पर है एलोमेना या एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसी बेस पे हम इनका जो अर्ली स्ट्रेंथ या डिले स्ट्रेंथ वगैरह सीमेंट वगैरह हम डेवलप कर लेते हैं। ये बेसिकली अर्ली स्ट्रेंथ के लिए हम यूज़ कर लेते हैं। इसकी जो आखिरी वाला है आयरन ऑक्साइड, इसमें इसमें हम अगर हार्डनेस और कलर वगैरह इसमें अगर देना हो तो ये बेसिकली हम उसी के लिए यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, जो दूसरे नंबर पे इनका केमिकल लिमिट है
बेसिकली जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उनका जो मिनिमम उसने लिमिट दिया है कि 6% लेस देन और इक्वल टू 6% होना चाहिए जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इसके अलावा जो सल्फर ट्राई ऑक्साइड है इसमें वो 3 और 3.5 से लेस देन और इक्वल होना चाहिए। सिमिलरली जो लॉस ऑन इग्निशन है इसमें वो लेस देन और इक्वल टू 3% होना चाहिए। इसके अलावा जो इंसॉल्युबल रेजिड्यू है इसमें वो है लेस देन और इक्वल टू 0.75% होना चाहिए। ये बेसिकली इनकी केमिकल कंपोजिशन में आ जाता है। अच्छा, जो नेक्स्ट है हमारे पास इनकी केमिकल कंपोजिशन है। ये बेसिकली अगर हम ऐसे समझ लो बुक कंपाउंड कंट्रोल, ये बेसिकली एक इक्वेशन है जो एक बंदे ने डेवलप की है, क्योंकि हम इसकी क्वांटिटी या जो इसकी अमाउंट वगैरह हमने मालूम करना है कंक्रीट के अंदर। ये बेसिकली उसी इक्वेशन से मालूम कर लेते, इसलिए ये वो कंपाउंड कंट्रोल नाम दिया हुआ है केमिकल कंपोजिशन। अच्छा, इसमें जो चार जो है बड़ी इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। इसमें जो पहले नंबर पर है वो है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, C3H जिसको बोलते हैं। अच्छा, ये इनका इम्पैक्ट क्या होता है कि जहाँ पे हमें अर्ली स्टेज चाहिए हमें कंक्रीट में, तो हम उसी के लिए जो है ये जो कंपाउंड है बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अच्छा, जो दूसरे नंबर पर है डाया कैल्शियम सिलिकेट, जिसको अगर हमें थोड़ा ऐसे समझ लो मास कंक्रीट है कि हमें लॉन्ग टर्म में हमें स्ट्रेंथ चाहिए तो वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये तीसरे नंबर पर है, इसमें ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है। वो बेसिकली जो सेटिंग टाइम या जो सल्फेट रेजिस्टेंस वगैरह है, जैसे मैंने पहले बता दिया, ये उसी रिएक्शन को जो पानी और सीमेंट के दरमियान जो सेटिंग टाइम है कब से प्लास्टिक स्टेट में हार्डर स्टेट शुरू हो जाता है। ये बेसिकली और जो सल्फेट रेजिस्टेंस वगैरह है इनकी ड्यूरेबिलिटी के साथ से इनका ज़्यादा रेलेवेंस है। ये बेसिकली इसी को कंट्रोल कर लेते हैं। अच्छा, जो आखिर वाला है हमारे पास वो है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। ये बेसिकली कलर और हीट कंट्रोल के लिए है। जो हीट ऑफ हाइड्रेशन वगैरह अगर हम कर लेते हैं तो ये जो इनमें ऐसे फ्लक्स या मीडियम आपसे समझ लो जिनका रोल है वो बेसिकली ये टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड का है। ओके। अच्छा, जो नेक्स्ट हमारे पास है वो बेसिकली जो बड़ी इम्पोर्टेंट है वो सीमेंट की टाइप है। जैसे हमने पहले बता दिया था कि जो टाइप 1 है वो बेसिकली नॉर्मल पोर्टलैंड सीमेंट है जो जनरल कंस्ट्रक्शन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो जनरल कंस्ट्रक्शन नाम जो नॉर्मली हम कंक्रीटिंग कर लेते हैं उसी के लिए, जिसमें किसी खास या सल्फेट की कोई इश्यूज नहीं होता या कोई अर्ली स्ट्रेंथ की कोई इश्यूज नहीं होती या जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ वगैरह की कोई इश्यूज नहीं होती। तो जो ऐसी सूरत में हम सीमेंट वगैरह यूज़ करते हैं वो टाइप 1 यूज़ होते हैं, जिसको हम ओपीसी भी बोलते हैं या नॉर्मल पोर्टलैंड वगैरह सीमेंट भी बोलते हैं। अच्छा, जो टाइप 2 है वो बेसिकली हमें जो मॉडरेट सल्फेट रेजिस्टेंट है, यहाँ पे जो सल्फेट वगैरह की क्वांटिटी या जो अमाउंट है ऐसे समझ लो वहाँ के जो जहाँ पे हमने बिल्डिंग बनाना है, अगर वहाँ की इनकी मॉडरेट क्वांटिटी है जहाँ पे हमने फाउंडेशन और जो पियर वगैरह हम बना लेते हैं ब्रिक्स के लिए, तो ये वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं टाइप 2 को। अच्छा, जो टाइप 3 है ये बेसिकली हाई अर्ली स्ट्रेंथ है जहाँ पे हमें जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए। ये बेसिकली हमें जो प्रीकास्ट या कोल्ड वेदर, प्रीकास्ट मतलब हम गार्डर वगैरह बना लेते हैं हमें जल्दी जल्दी चीज़ें चाहिए थे, और कोल्ड वेदर का मतलब ये जहाँ पे हमें क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेंथ वगैरह का हमें जल्दी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अगर हम वैसे रख दें हीट ऑफ हाइड्रेशन के बेसिस पे अगर हम रख दें, क्योंकि वहाँ पे एनवायरनमेंट ऐसा है कि वहाँ पे जो है इनकी जो डेवलपमेंट जो होती है वो जल्दी नहीं होती है। अगर हम उसी बेस पे देखें तो हमें जल्दी स्ट्रेंथ के लिए हमें ये हाई अर्ली स्ट्रेंथ वगैरह हम यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, जो टाइप 4 है वो बेसिकली लो हीट ऑफ हाइड्रेशन है। अगर हमें मास कंक्रीट है जिस तरह डैम वगैरह में हम कर लेते हैं, तो इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है इनका बड़ा इम्पेक्ट होता है। जब ये ज़्यादा क्वांटिटी में जनरेट होगा तो हमें थर्मल स्ट्रेसेस होंगे तो इसमें डिफेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं। अच्छा, तो ये टाइप 4 जो है बेसिकली लो हीट ऑफ हाइड्रेशन है, ये हम जो मास कंक्रीटिंग है वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो आखिरी वाला है टाइप 5 समझ लो हाई सल्फेट रेजिस्टेंट है, जहाँ पे मेरीन एंड सल्फेट साइल है। आमतौर पर हम ये जो कोस्टल रीजन में हम बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे ये इशू ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये बेसिकली जो टाइप 5 है
ये बेसिकली कोस्टल रीजन के लिए वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये नॉन एयर एंट्रेनिंग टाइप्स है जिसमें एयर वगैरह एंट्रेनिंग वगैरह हम इंड्यूस नहीं करते। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है एयर एंट्रेनिंग टाइप्स, क्योंकि ये कुछ ऐसे समझ लो जो ऑब्जेक्टिव या स्कोप के हिसाब से हम इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। जिस तरह टाइप 1 है, टाइप 1 जो हम यूज़ करते जनरल कंस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन अगर जनरल कंस्ट्रक्शन हमने करना है किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे बर्फ़बारी होती है और सर्दी में बर्फ़बारी होती है और गर्मी में वगैरह जो है इनमें टेम्परेचर वगैरह बढ़ जाता है, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इसमें अगर हम इंटेंशनली जो है इसमें थोड़ा वैक्यूम क्रिएट कर लेता है, वाइड्स वगैरह क्रिएट कर लेते हैं, ताकि इसमें अगर हम बर्फ़ वगैरह भी पड़ जाता है, पानी वगैरह की इंट्रूजन हो और वहाँ पे अगर वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो तो इसमें वॉल्यूम एक्सचेंज होता है कि उनके लिए जगह हो। अगर जगह नहीं होगी तो इसमें क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं। तो जो टाइप 1 ए है एयर एंट्रेनिंग टाइप 1, ये जो फ्रीजिंग है ताविंग एरिया है, जो हिली एरिया नॉर्दर्न एरिया के हिसाब से उसी में हम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, जो टाइप 2 ए है एयर एंट्रेनिंग टाइप 2, ये बेसिकली जो टाइप 2 था हमने मॉडरेट सल्फेट रेजिस्टेंस के लिए यूज़ करते थे। अब जो टाइप 2 ए है एयर एंट्रेनिंग टाइप 2, कि अगर हमें मॉडरेट सल्फेट रेजिस्टेंस की इशू और इसके साथ साथ ये फ्रॉस्ट वाला इश्यूज भी हो, मतलब इसमें बर्फबारी वगैरह भी हो जाती है, अगर जिस एरिया में हमें मॉडरेट सल्फेट और बर्फबारी वाला एरिया हो तो ये बेसिकली उसी में हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो टाइप 3 है एयर एंट्रेनिंग टाइप 3, ये बेसिकली कोल्ड रीजन के लिए है, या अर्ली स्ट्रेंथ जिसको हम बोलते थे कि हमें कोल्ड रीजन में हमें अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए, तो ये बेसिकली अगर अर्ली स्ट्रेंथ में हमारे पास वो भी है कोल्ड रीजन का है जहाँ पे बर्फ़ वगैरह का इश्यूज भी हो, तो ये बेसिकली उसी में हम इसको यूज़ कर सकते हैं इसमें। अच्छा, जो नेक्स्ट है हमें इनका बेसिकली जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, ऐसे समझ लो जो पाकिस्तानी इन्वायरमेंटल के हिसाब से है वो हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। जो हमारे पास टाइप 1 है जो जनरल आमतौर पर हम रेजिडेंशियल जो कमर्शियल बिल्डिंग है नॉर्मली हम बना लेते हैं, उसी में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो टाइप 2 है जिसमें हमने मॉडरेट सल्फेट रेजिस्टेंस की सीमेंट है, वो हम फाउंडेशन या सब स्ट्रक्चर वगैरह जहाँ पे हमें मटेरियल सल्फेट का इशू हो वहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, जो टाइप 5 है जिसमें सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट है कोस्टल एरिया में, जिस तरह हमारे पास कराची है या गवादर समझ लो, क्योंकि वहाँ पे इशू ज़्यादा होता है सल्फेट वगैरह का, तो जो टाइप 5 है ये बेसिकली हम इसी एरिया में हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो टाइप 3 है बेसिकली हाई अर्ली स्ट्रेंथ वगैरह कंक्रीट में, जिसमें प्रीकास्ट जो गार्डर वगैरह बनाते हैं, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसको हमने फर्स्ट ट्रेक पे चलाना हो, जल्दी जल्दी कंप्लीट करना हो, इसको टाइम बाउंड प्रोजेक्ट होता है, तो बेसिकली हम उसी में हम इसको यूज़ कर लेते हैं हाई अर्ली स्ट्रेंथ। तो जो टाइप 4 है ये बेसिकली लो स्ट्रेंथ सीमेंट है, आमतौर पर इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, डैम में यूज़ हो सकता है अगर हम वहाँ से कंक्रीट करना हो, तो ये बेसिकली हम उसी में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो बड़ा इश्यूज बन जाता है अगर हमने ज़्यादा अमाउंट में आ गया, तो थर्मल स्ट्रेसेस वगैरह आएंगे। अच्छा, ये बेसिकली हम जैसे मैंने स्टार्ट में बता दिया था कि ये बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान जो स्टैंडर्डाइजेशन है इसमें 2021 है, ये बेसिकली जो क्लास ए है ये बेसिकली इसी को लीगल कवर दे रहा है। ओके, तो इसके साथ आज का जो हमारा सेशन है वो कंप्लीट है। आज हमने बड़ी डिटेल से जो STM-C150 है बड़ी डिटेल से हमने एक्सप्लोर किया है। हमने इसका स्कोप को जो स्कोप है इनका उनको डिस्कस किया डिटेल से कि इसकी जो फिज़िकल रिक्वायरमेंट है वो क्या है, इसके साथ जो इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह है, इसमें सेटिंग टाइम हो गया या फाइन एसिड हो गई, हीट ऑफ हाइड्रेशन वगैरह हो गया, कंप्रेसर स्ट्रेंथ वगैरह हो गया, इसको भी एक्सप्लोर किया। और इसके साथ साथ जो इनकी ऐसे समझ लो केमिकल मेन केमिकल कंपोजिशन है, हार्डन जो हाइड्रेटेड कंक्रीट है इसमें, इसमें जो अर्ली स्टिंग किसकी वजह से कंट्रीब्यूट कर रहा है इसमें, जो इसके अलावा अगर हमने डिले स्ट्रेंथ वगैरह चाहिए तो इसमें इसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल कंपाउंड है या एलिमेंट है, इसके साथ अगर हमने हीट ऑफ हाइड्रेशन लो होना चाहिए तो इसमें कौन सा है, इसके अलावा जो कलर है या जो ड्यूरेबिलिटी कंट्रीब्यूशन है वो किन किन केमिकल कंपाउंड की वजह से उनको भी एक्सप्लोर किया। और इसके साथ आखिर में हमने इनकी जो
डिफरेंट टाइप है। 5 तो इनकी बेसिक ऐसे समझ लो टाइप है, और इनके साथ जो है 4 जो है कवर भी है कि हम इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हैं, या इसमें कुछ और चीज़ें जो ऐसी समझ लो कि जो साइट स्पेसिफिक एप्लीकेशन बेस के लिए हम इसको मॉडिफाई कर देते हैं, उसको भी डिस्कस किया। और इसके साथ साथ इनकी आखिर में हमने इनकी एप्लीकेशन भी एक्सप्लोर कर दी स्पेसिफिक टाइप के साथ, कि जो टाइप 1 है इनकी कहाँ पे हम इसकी एप्लीकेशन है, टाइप 2 की कहाँ पे, टाइप 3 4 5 एक्सेट्रा सबकी हमने बड़ी डिटेल से एक्सप्लोर किया। और इसके साथ साथ हमने इनको जो हमारा बिल्डिंग कोड है कि इसके कौन सा जो सेक्शन 3 है, इसमें क्लास जो क्लास है कौन से क्लास है, और इनका जो सब क्लास है, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी। और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। इसके साथ आज का सेशन मैं कंक्लूड करना